नमस्कार। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे एपिसोड्स को सराह रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब एपिसोड देखें तो आपके दिल में जो भी अनुभूति होती है कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो फिर आइए स्वागत करते हैं पुनीत सूद जी का, जो कि पेशे से तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। और इनसे जब हम प्रकृति की बात करते हैं, जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो बात दूर तलक जाती है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में बहुत स्वागत आपका। सबका आभार। तो सर, आपसे कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं और ये प्रकृति से लगाव बचपन से रहा है या फिर अचानक से कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ? लगाव तो प्रकृति से बचपन से ही रहा, लेकिन लगभग 15 वर्ष पहले शायद ईश्वर की कुछ विशेष कृपा बनी तो मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि प्रकृति से, समाज से लगातार कुछ ना कुछ ले रहे हैं। जब से पैदा हुए तो कुछ ना कुछ लिया, तो इट्स पे बैक टाइम। और ऐसा लगता है कि प्रकृति की सेवा करते हुए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता प्रकृति को, ईश्वर को और समाज को धन्यवाद देने का। बस इस विचार के साथ इस और चलना शुरू किया। और फिर जब चलना शुरू किया तो फिर बस कितना आगे बढ़ते गए, और अभी और कितना आगे जाना है वो शायद अपने कंट्रोल में नहीं है, वो फिर ईश्वर ही जानता है कहाँ तक जाना। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने कहा कि ऐसा लगा कि समाज को लौटाना है, प्रकृति को लौटाना है। एक ना एज ऐसी आती है इंसान की लाइफ में, एक पॉइंट ऐसा आता है कि एज ऐसी आती है जब आपने सब कुछ एक्वायर कर लिया होता है और फिर आपको लगता है कि अब आगे क्या जी। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि ध्यान जाता है, फिर समाज की ओर जाता है कि अब हम क्या दे सकते हैं समाज को। बिल्कुल। और हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया। बिल्कुल ठीक बात जी। एक्चुअली हम सबके लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कंटेंटमेंट। ये जो कंटेंटमेंट का भाव है वो जब आ जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आपकी आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, इच्छाएं नहीं पूरी की जा सकती। उनका कोई अंत नहीं, उनका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। तो कंटेंटमेंट यानी आपके पास एक कहें कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा भाव लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं रह जाती जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप प्रकृति के साथ एक लय होने का प्रयास करते हैं तो फिर आपकी जो आवश्यकताएं प्रकृति अपने आप पूरा करने लगती है। बिल्कुल। फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो फिर किसी और बात की चिंता क्या करनी, फिर प्रकृति के साथ मिलकर के चलते हैं। जी जी जी। सर, आज की तारीख में अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें जी, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अहम मुद्दा आज की तारीख में क्या है? क्या इशू क्या है आज की तारीख में? अहम मुद्दा तो क्या कि अगर हम कुछ पीछे जाते हैं, देखिए धरती की आयु लगभग 4500 करोड़ वर्ष है। वृक्ष लाखों वर्ष पूर्व आ गए थे जी। ये जो मनुष्य नाम का प्राणी है ये कुछ ही वर्ष पहले आया है ना। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो संस्कृति है ये प्रकृति की गोद में ही पड़ी बड़ी है जी। और वैदिक काल के बाद जो है हमने नदियों के किनारे अपना जीवन प्रारंभ करा, पेड़ों के नीचे रह करके हम शुरू हुए। लेकिन ये पिछले 200-300 साल में जो विकास का एक अवधारणा हमारे दिमाग में ऐसी बैठ गई है, बिठा दी गई, तो उसके बाद हमने सृष्टि को तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक कारण है जिसके कारण से ये सृष्टि जो है लगातार, अब मतलब आज हम दिल्ली में बात कर रहे हैं तो एक सामान्य वर्षन है कि दिल्ली रहने लायक नहीं रही। हर कोई कहता है, हर कोई कहता है।
और आने वाले कुछ समय में हम किसी भी जगह के लिए ऐसा कहने लगेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इसके पीछे कुल मिलाकर के ये कि जब हम ये समझना शुरू कर देंगे कि ये जो प्रकृति है, जो धरती है जी, ये हमारी पोषक है, हमारी माँ है, तो शायद हम इसके बारे में और चिंतनशील होकर के और अधिक विचार करने लगेंगे जी। तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो हमें केवल लेना नहीं है, ले रहे हैं तो उसके बदले में क्या देना जी। तो प्रकृति को सेवा के किस रूप में लौटा सकते हैं उसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो शायद समस्याएं नहीं बचेंगी। आप बहुत रेलेवेंट पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि देखिए हम भी बच्चे थे जी, तब हमने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। हो सकता है उस समय हमारे माता पिता यही सोच रखते हो जो आप और मैं इस समय बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो विशियस सर्कल है। आज हमारे बच्चे हैं जो सिर्फ मौज मस्ती और अपनी पढ़ाई या कहाँ हम एंटरटेनमेंट के लिए चले जाएं, शायद इस बारे में उनका ध्यान नहीं है। सबके बारे में मैं बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आज हमारा ध्यान है। अब ये कल को बड़े होंगे तो हो सकता है ये विचार आएगा। ऐसा क्या किया जाए कि ये जो नई जनरेशन है, हर 10 साल में नई जनरेशन होती है ना, ये नई जनरेशन के अंदर ही बीज डाल दिया जाए और फिर अंकुरित हो जाए वो। यानी एजुकेशन में ऐसा क्या सुधार हो सकता है कि ये कमाल हो जाए? सीमा जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा जब एडोलसेंट स्टेज पर है उस समय पर उसके मन में ऐसा विचार आ जाएगा तो जब वो बच्चा हम एक पौधे के रूप में देखते हैं, जब वो बड़ा होकर के एक वट वृक्ष के रूप में समाज का पोषण करने की ओर बढ़ेगा तो उसके मन में एक बहुत अच्छा चिंतन होगा। तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर हम बच्चों को प्रकृति के साथ कितना जोड़ करके कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। आप ध्यान करिए, आज से 30-40 साल पहले अगर हम अपनी बात करते हैं तो बच्चा सामान्यतः मिट्टी के साथ खेलने में उसको कोई समस्या नहीं थी। हम खेलते ही मिट्टी में थे जी। आपको याद है वो एक पैर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सुंदर, और यूं निकालना, मतलब वो एक कला होती थी कि वो पैर निकालना टूटना नहीं चाहिए, और किला बनाना, उसका किला बनाना। क्या बात है। और अब बचपन याद करा दिया आपने मुझे अपना बचपन याद आ गया। आप ये समझिए, जन्माष्टमी जी, जन्माष्टमी में हर दूसरे घर के आंगन में 4-5-6 बच्चे पूरा अपना वो झांकी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मिट्टी से हमारा बहुत जबरदस्त संपर्क रहता था। बिल्कुल रहता था। लेकिन आज कहीं हमने बच्चों को अधिक अच्छी शिक्षा या कुछ बहुत अच्छी एक प्रोटेक्टिव उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर हमने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो एक बड़ा कारण है। आज हम जब कहते हैं कि जो पहली पीढ़ी थी अब से 100 साल पहले के, वो 100-125 साल सामान्य आयु थी जी, अब एवरेज एज 65-70 वर्ष है। क्या कारण है? क्या कारण? उसका कारण केवल इतना सा कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। राइट। नेचर की गोद में अभी मेरे को ध्यान है, एक ऐसे संत हुए लगभग 112 वर्ष की आयु में, कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ जी। वो पेड़ के साथ टेक लगा करके बैठते थे, भोजन के नाम पे बहुत अल्प मात्रा में लेते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज आप खाना नहीं खाते, आप इतना जिंदा हो? बोले पेड़ मेरे को भोजन दे रहा है, पेड़ मेरे शरीर को ताकत दे रहा है। अच्छा। हम हगा ट्री की बात करते हैं, जो बच्चे किसी कारण से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उनको कहते हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट पेड़ों को आलिंगन करके खड़े हो जाएं, आपकी प्रॉब्लम और सच में दूर होती है। ऐसा नहीं कि कहीं कहाई बात है, ये सच्चाई है। तो क्या है कि जब आप उसके साथ तारतम्य बिठाना शुरू कर देंगे, गैप आ रहा है कि हम उससे दूर हो रहे हैं, और बच्चों को छोटी आयु से जब हम उनको जोड़ करके चलेंगे तो मैं सच्चाई मानिए कि मैं बच्चों का दोष नहीं मानता, दोष शायद कहीं हमारी पेरेंटिंग का है। पेरेंटिंग का है या फिर एजुकेशनल सिस्टम का है? दोनों का। स्कूल में हम एक अलग तरह की अंधी दौड़ में, हाई परसेंटेज, एक समय था 60% वाला मानता था कि मतलब 60% पे मोहल्ले में लड्डू बढ़ जाते थे।
आज 97-98% पे भी बच्चे परेशान है कि हम जाएं तो जाए। परेशान है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो बहुत ही दुखद होता है कि सिर्फ आप एक नंबर गेम के चक्कर में आप जिंदगी अपने खत्म कर देते हैं। ये विषय सरकार की ओर है, वो करेंगे अपना काम, लेकिन एज पेरेंट्स या समाज का एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते कि जहां पे हम अपना बिट दे सकें, अपना पार्ट कुछ रोल प्ले कर सकें, उस नाते से मेरे को लगता है कि हमें अपना रोल जरूर निभाना चाहिए, रादर देन वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन सिस्टम। वो जब बदलेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बदल रहे हैं या चिंतित नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पार्ट का काम करें। राइट। हम बच्चों को, जैसे हम लोग स्कूलों में जाकर के सेशंस करते हैं, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है, बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, और जब बच्चों की क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है तो लगता है कि हाँ, ये पीढ़ी, और जैसा आपने कहा सभी नहीं तो एक मेजर चंक इस बारे में सोचना शुरू कर चुका है, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि हम एक अच्छा बदलाव आने वाले वर्षों में देख पाएंगे। होप तो हमेशा खैर रहनी ही चाहिए। स्कूल से मुझे याद आया, पहले देखिए स्कूल्स में बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते थे, मिट्टी के होते थे जी, पेड़ लगे होते थे, बड़े बड़े पेड़। मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ रही है, बड़े बड़े पेड़, और हम पेड़ों के साथ ही खेल रहे हैं, बिल्कुल वो टच करके आ रहे हैं, और जो पहले पहुंचेगा। लेकिन अब आप बड़े बड़े स्कूल्स देख लीजिए, स्विमिंग पूल आपको जरूर मिल जाएगा वहां पे, लेकिन सारा जितना भी एरिया है वो सब सीमेंटेड मिलेगा आपको। तो फिर प्रकृति के साथ तो टच रहा ही नहीं ना बच्चों का। और बातों में रहा, वो एक अलग बात है, बातों में रहा, जैसे आप कह रहे हैं आप स्कूलों में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोसेस है ये रिपीटेडली होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे जुड़े रहें, भूले ना वो कि एक सेशन हुआ था एनवायरनमेंट के ऊपर, एक सेशन हुआ था जब हम 8वीं क्लास में थे जी, आज 12वीं में पहुंच गए, अभी तक एक भी और सेशन नहीं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस, हाँ, ये इस बात से सीमा जी डेफिनेटली एग्री करूंगा कि क्यूरिकुलम में, और मैंने पहले भी निवेदन किया कि क्यूरिकुलम में शायद जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता है, बट एक ह्यूमन नेचर है, बाय नेचर हमें लगातार हैमरिंग की जरूरत है। वो तो है सर। तो अब क्या है कि लगातार हमें करते रहना पड़ेगा जी जी, अन्यथा क्या होगा कि हम भी कुछ काम करते हैं, फिर कुछ और सारी चीजों में उलझ जाते हैं तो भूल जाते हैं करके। तो उस नाते से जब हम लगातार इन चीजों को करते रहेंगे, और जहां तक पेड़ों की बात है तो जैसे अब चीजें सिमटने लगी हैं कि आपके पास वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आपके पास स्पैरो डे है, आपके पास बी डे है, फॉरेस्ट, यानी डेज हम वंदे मातरम को छोड़ करके वन डे मातरम पर आ गए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप। तो इसलिए हमें ये हर रोज करना पड़ेगा, और यही कारण है कि सरकार ने गत वर्ष एक पेड़ माँ के नाम 1.0 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जी, और इस बार अभी जो लगातार स्कूलों में चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम 2.0, तो यानी लगातार सरकार अपने तरफ से एफर्ट कर रही है, लेकिन वो क्या है कि बिट्स एंड पीसेस में है। शायद इसकी और अधिक गति बढ़ाने की जरूरत है, लोगों के मन में इसके प्रति और संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है जी। जब संवेदनशीलता बढ़ेगी, हम और अधिक एम्पैथाइज करेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो शायद फिर बदलाव दिखना शुरू होगा। ये कितनी खूबसूरत बात है, आप इसे सोच के देखिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये आह्वान किया है इस बात का, एक पेड़ माँ के नाम। आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं किसी अपने के नाम जी, आप बच्चे के नाम लगाइए, माँ के नाम लगाइए, और फिर जब वो बड़ा होगा, आपकी उम्र भी बड़ी होगी, क्या जबरदस्त यादगार रहेगी आपके पास। इसी तरह ऐसा होना चाहिए कि बर्थडेज में जी, जिस बच्चे का जन्मदिन है एक पेड़ लगाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ हाथ मिला पाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सांस तो हम यही ले रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब सांसों की बात कर लें। जरूर। हम, ऐसा नहीं लगता कि एक प्रेशर कुकर है और पूरा भर गया है पोल्यूशन से, और हम उसी में सांस ले रहे हैं। हम जॉगिंग भी उसी हवा में कर रहे हैं। आप ये समझिए, हम घर से निकल रहे हैं जॉगिंग करने ये सोच के कि फ्रेश एयर ले रहे हैं, पर वो तो फ्रेश ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब कैसे अवेयरनेस ये पैदा करें, और स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग गांव की बात करते हैं कि गांव बहुत अब
गांव में हवा बहुत शुद्ध है, सब है, होगी हवा शुद्ध, लेकिन वहां भी तो गाड़ियां पहुंच रही हैं, ट्रक्स पहुंच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका क्या विचार है इस पर? गांव के अंदर भी प्रॉब्लम है, शहरों में भी है। तो इसके लिए एक तो जो आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विषय किया कि, तो आप देखिए, सरकार वर्षों से करोड़ों पेड़ लगा रही है, कहाँ जा रहे हैं? कारण क्या है कि लोगों का कनेक्ट नहीं है उसके साथ। जब कनेक्ट बनेगा, जैसे मेरे को ध्यान आता है, राजस्थान में एक गांव है, वहां पर जब बेटी को विदा करते हैं तो उसके हाथ से एक पेड़ लगाते हैं। हाँ जी, मैंने भी सुना है जी। तो अब बेटी तो चली गई, तो जो माता पिता हैं उसमें अपने बेटी का रूप देखते हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास के पार्क में या जहां पर भी आपको जगह मिलती है, आप अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने आदरणीय माता पिता जी, दादा दादी, या अपने बच्चों के नाम पर, उनके जन्मदिन पर, जैसा अभी आपने कहा, जब हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि फिर वो पेड़ आपका है। फिर ऐसे ही कुछ जगह पर कुछ प्रयोग किए, कुछ मातृशक्ति ने, बहनों ने मिलकर के क्या किया, जैसे उनकी सामान्यता किटी पार्टीज और सब रहता ही है, तो उन्होंने एक जगह प्लांटेशन करी और उनके पेड़ों के नाम रख दिए। अच्छा। ये चिंटू है, ये मोती है, ये बीना है, कुछ ऐसा ऐसा करके। अच्छा। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जब आप पेड़ों के नाम रख दिया और जब आप उनको नाम से बुलाते हैं, बात करते हैं, जब तो पेड़ भी रिस्पॉन्ड करता है, ग्रोथ होती है उसकी। Yes. बहुत अच्छी। ठीक है। और उसमें एक प्रयोग क्या करा कि मान लीजिए मेरे पास 4 पौधे हैं, मैंने उनको 4 नाम रख दिए, आपके पास कुछ पौधे हैं। अब क्या है कि बहन, मेरा चिंटू तो अब बड़ा हो गया, देखो उसमें 3 पत्ते आ गए, है ना, और तुम्हारी जो है शीला कैसी है, ये वो करा। और क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? यानी जब हम उनके साथ मतलब बच्चों की तरह एक स्नेह का बात आ जाएगी, तो उसके बाद मेरे को लगता है कि फिर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए आपने पॉल्यूशन की बात करी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पे जो हम ओजोन लेयर में छेद की बात करते हैं, कार्बन की प्रॉब्लम आती है। तो कुछ पेड़ हैं, पेड़ मतलब जो है सबसे अधिक तरीका, बेस्ट ऑप्शन है जहाँ जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम कर सकता है। उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग वैरायटी, किसी कम किसी के ज्यादा, लेकिन हर पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है जी। हर पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जब बहुत ज्यादा पेड़ हो जाएंगे तो ये प्रदूषण की समस्या, फिर जो मिट्टी धूल कण जो हवा में उड़ रहे हैं उसको रोकने का काम भी पेड़ों का है। पानी बह रहा है, रन ऑफ जो है, वर्षा का पानी जो बहता है, उसको रोकने का काम भी पेड़ करता है। तो फिर बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। और अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार न जाने कितने पेड़ लगाती है हर साल, लाखों, लेकिन लगाना काफी नहीं होता है ना, आपको उसको सींचना भी तो है। एग्जैक्टली। आपने लगा दिया पेड़, मान लीजिए कि आपने कहा जी मेरा जन्मदिन था सीमा, मैंने 5 पेड़ लगा के आ गया, लेकिन अगर आप उसकी देख रेख ही नहीं करेंगे तो पेड़ बढ़ेगा कैसे? तो अडॉप्ट अ ट्री, यस, वैसा कुछ हमें एक अभियान लेकर के चलने पड़ेंगे जी। जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर उन पेड़ों की चिंता, अभी हमने कुछ क्षेत्र में प्लांटेशन करवाई, स्कूलों को साथ में जोड़ा। अच्छा। और बच्चों को कहा कि इस पेड़, ये आपका पेड़ है, उसके साथ एक टैग लगा दिया, ये मान लीजिए अमित का पेड़ है, ठीक है। अब उस पेड़ की चिंता, तो उसने क्या करना, सप्ताह में 1 बार या 2 बार, गर्मियों में 2 बार, नॉर्मल टेम्परेचर जब है, ठंड का मौसम है तो सप्ताह में 1 दिन, तो पानी अपने लिए 1 की बजाय 2 बॉटल लेकर के आएगा, एक अपने लिए, एक उस पेड़ के लिए। तो पानी उसकी ड्यूटी है कि उसके अंदर पानी डालेगा, उसके अंदर खाद डालेगा, और ये प्रयोग बहुत सफल रहा है। अच्छा। हाँ, ये जहां पर भी हम ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे पेड़ों की आपने बात की, जब पेड़ बढ़ेंगे, बड़े होंगे, हरे भरे होंगे, पंछी तो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि पंछी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए वो पूरी चेन है, ये पंछी आएंगे। अभी आपने बर्थडे की बात की, गोरैया चली गई है, देखिए बड़ा दुख है मुझे इस बात का, क्योंकि बचपन गोरैया के साथ बीता है जी। कई बार अंडे फूट जाया करते थे, गिर जाते हैं तो फूट जाया करते थे। और आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो घर में पंखा होता था उसके ऊपर वो घोंसला बनाती थी, मुंडेरों पे घोंसला बनाती थी। जो हेज होती थी, हमारी बाउंड्री में हेज होती थी, दीवारें नहीं होती थी, वहां पे वो घोंसला बनाती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर आप को मैं कहूं तो दिल्ली में कहीं कहीं गोरैया दिखती है। और अभी हाल फिलहाल मैं
2 महीने पहले अमेरिका जाने का अवसर मिला। मैंने वहाँ इतनी गौरैया देखी, मैं हैरान हो गई कि हमारे यहाँ से चली गई है और वहाँ पे उधर तो 5G चलता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये टीवी टावर्स हैं, ये मोबाइल टावर्स हैं, जितने भी टावर्स हैं ये इनकी वजह से गौरैया चली गई है। अब आप ये बताइए, अमेरिका जैसा विकसित देश, वहां पे इतनी गौरैया कैसे है जहाँ पे 5G चलता है और धमाकेदार तरीके से चलता है? सीमा जी, आपके प्रश्न में उसका उत्तर छुपा है। अच्छा जी, बताइए। आपने कहा कि जो चिड़िया थी, जो स्पैरो जिसकी हम बात करते हैं, गौरैया की बात करते हैं, ये हमारे घरों के भीतर घोंसले बनाती थी। ये एक तरह का डोमेस्टिकेटेड पक्षी है, वो वहीं पर रहेगा जहां पर मनुष्य हैं। घोंसला वो पेड़ों पर नहीं बनाती, वो बनाती है घरों की किसी कोटर में, किसी ऐसी जगह पर जहां पे उसको पानी, उसको खाना और सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्षी तो बहुत हमारे से बहुत समझदार हैं। ये हम पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं कि मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है। असल में जीव हमारे से ज्यादा समझदार हैं, ये पक्षी ज्यादा समझदार हैं। तो हमने क्या करा, घर ऐसे बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल सपाट दीवारें। हमने उनके रहने की जगहें बंद कर दी, तो पक्षी कहाँ जाएगा? पहले आपको याद है रोशनदान हुआ करते थे? जी, अब रोशनदान ही नहीं है। तो ये जैसे मैंने कहा कि आपने जो कहा कि मुंडेर पर, पंखे में, या जो पहले आपको ध्यान होगा पहले घर बनते थे वो बल्लियां और शतीर लगते थे, बिल्कुल उसके अंदर वो बड़े सहज, उसमें छोटी सी जगह में घोंसला बनाती थी, अंडे देती थी और वहीं पर वो उसके बच्चे भी, और इतना सुंदर आवाज आती थी, कितना सुबह जो होती थी ये पक्षियों की चहचहाट से खुलती थी नींद। सही कह रहे हैं। तो अब हमें क्या है कि अगर उनको वापस लाना है, ठीक है, हम घर तो नहीं बदल सकते, तो हम नेस्ट लगा सकते हैं कि अपनी दीवारों पर हम इनके लिए, पक्षियों के लिए जीव संरक्षण की दृष्टि से कुछ पानी और उनके जो जिस तरह का खाना वो खाते हैं वैसा। मेरे को ध्यान आ रहा है, मेरी दादी क्या करती थी, एक रोटी अलग बनवाती थी थोड़ी सी कच्ची, और खाना खाने के बाद वो बैठ करके छोटे छोटे टुकड़े उसके तोड़ करके रखती थी कि चिड़िया के लिए उन्होंने रख दिया। तो वो काम मतलब हमें उस पर जाना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, कितनी गहरी सोच थी उनकी कि अपना पेट तो भरना है, लेकिन ये भी ख्याल रहता था कि घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है जी, या गाय आएगी अभी तो रोटी देनी है। नहीं तो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और फिर बीच में ये पक्षियों के लिए तो हम करते रहे हैं। ये तो हम सब भूल गए हैं पुनीत जी। तो बस वही तो कारण है, तभी, अन्यथा मेरे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लोग भूल रहे हैं और हमारा काम उनको याद कराने का है जी। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने ये विषय पकड़ा है, और इसमें हम लोगों के अंदर एक नई अलख जगाने की कोशिश कर सकते हैं, और इस माध्यम से मेरे को लगता है कि विषय दूर तक पहुंचेगा, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। देखिए, ये विषय खैर दिल की बात तो है ही, इसमें जुड़ा हुआ है दिल, लेकिन मेरा मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कानों तक तो ये बात पहुंचे कि हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, हम बहुत तरक्की कर गए हैं, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ है। आज घर से बाहर निकलते हैं, कितनी सीढ़ी चढ़ पाते हैं हम, लिफ्ट का एक बटन दबाते हैं, लिफ्ट में बैठ के पहले माले के लिए भी हम लिफ्ट यूज कर रहे हैं। देखिए, यानी हम शायद इस दौड़ में खुद के बारे में सोचना भूल गए हैं, और जब हम खुद ही के बारे में सोचना भूल गए हैं तो हमारे जो साथी संग जिनकी हम बात कर रहे हैं, चिड़िया हो गई, जानवर हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, जो भी, ये हमारे पेट ही हुआ करते थे। आप देखिए, आज हर दूसरे घर में एक डॉग रखा हुआ, किसी ने बिल्ली पाली हुई है, सब है। पहले बहुत कम होता था। ये जो हमारे मोहल्लों में, गलियों में जो कुत्ते होते थे या बिल्लियां होती, यही तो हमारे पेट होते थे। They were part of our life. Yes. और आज आप देखिए कितनी हेट्रेड हो गई है इन्हीं जानवरों के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि खाना खिलाने वालों को भी बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है। मैं इसमें 2-3 बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा कि विकास के नाम पर एक दौड़ में हम बात कर रहे हैं, तो क्या कि 2 तरह से हम इकोनॉमी को देखते हैं, एक लीनियर इकोनॉमी, एक सर्कुलर इकोनॉमी है। लीनियर यानी टेक, मेक एंड वेस्ट। आपने रिसोर्सेज लिए, उसको जितना हो सका किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बाकी को फेंक दिया।
लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आपको जो चीजें मिल रही हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं जी, उनका मैक्सिमम उपयोग करना, उनको रिसाइकल करना, यानी उसका वेस्ट नाम का कुछ नहीं है। जब हम कहते हैं कि जिसका मोल नहीं है, सामान्यतः अगर किसी से बात करते हैं उससे कहते हैं वेस्ट क्या, बोले जिसका मोल नहीं है। लेकिन जिसका मोल नहीं है वो तो अनमोल है। बिल्कुल वो है ना, वेस्ट कैसे हो सकता है? जी, तो जी. जिसका मोल हम नहीं लगा पाते वो वेस्ट हो सकता है, जिसका हम मोल ही नहीं लगा पा रहे। ठीक है। दूसरा, अभी आपने कहा कि यंग एज में भी जो है सीढ़ियां चढ़ना और सब कुछ, तो एक छोटा सा विषय आपके ध्यान में कराऊंगा। ईश्वर ने हमारी बॉडी को डिजाइन कुछ इस तरह से करा है कि आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। राइट. जैसे किसी, आप कल्पना करिए कि एक पेड़ पर चाहे वो सेब है चाहे आम है, एक फल लगा हुआ है, वो एक स्टेज तक टंगा रहता है जब तक हम नहीं तोड़ते, फिर एक समय पर पक जाता है, पक करके अपने आप गिर जाता है जी. तो शरीर भी उसी हिसाब से बना है। बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते और एक एप्रोप्रिएट एज पे जाके पकता है और फिर वो समाप्त हो जाता है, यानी वो पेड़ से अलग हो गया। तो ईश्वर ने जो हमारे बॉडी बनाई उसको डिजाइन इस तरह से करा कि बॉडी शुरू से अंत तक बहुत परफेक्टली काम करे जी. हम अब आंखें हैं, आंखों का काम है देखना, वो देख रही हैं। हमारा लिवर है, उसका काम जरूरी एंजाइम्स रिलीज करना, फिल्टर करना, किडनी का काम फिल्टर करना, लंग्स का काम सांस, वो सब काम कर रहा है जी. हम, और ये डिजाइन ऐसा है कि ये सालों साल तक अपने आप ठीक चलेगा। ईश्वर ने ऐसा डिजाइन बना दिया। हम क्या करते हैं, हम उसको कितने सालों की मेहनत करके फ्राइड, डीप फ्राइड और क्या क्या डाल के उसको खराब करते हैं। और गत वर्षों में कुछ ज्यादा हो गया है ये। बीपी ऐसे ही थोड़ी होता है, ज्यादा हमें कुछ सालों तक स्ट्रेस में जीना पड़ता है तब कहीं जाके बीपी होता है। जहां बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या है कि अब आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि साहब आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है यानी आपको करना क्या है, तो अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। आप लाइफस्टाइल को बदल लीजिए। आप रॉ वेजिटेबल, अब बड़े बड़े डाइटिशियंस जो हैं वो हजारों रुपया लेकर के आपका डाइट चार्ट बनाते हैं। तो पहले समय में कौन डाइट चार्ट देखता था? आपका रॉ फूड के साथ इतना ज्यादा आप खाने में आपके प्रयोग करते थे तो प्रॉब्लम होती नहीं थी। ये तो पहले तो हम मोटा अनाज खाते थे ना। बिल्कुल। अभी जैसे मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था तो एक ध्यान में आता है कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है ना, दे आर टॉट टू ट्रीट इलनेस, दे आर नॉट टॉट टू गिव अस वेलनेस। राइट। तो वेलनेस हमें प्रकृति से मिलेगी। अब देखिए, आप कुछ भी बात करिए, कहीं ना कहीं जाकर के जब तक हम प्रकृति की गोद में नहीं जाएंगे ना, बात खत्म नहीं होती हमें और आपको सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम धरती की बात करते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हाँ 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 हाँ। ये धरती हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं जी। लेकिन जब हम कचरा फैलाने की बात करते हैं तो तब हमें माँ की याद नहीं आती है, तब हम कभी भी कचरा फैला देंगे। हम इस बारे में तो बात करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए सोचना शुरू करते हैं कि इसको बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, इसके लिए बड़ा सा मकान भी छोड़ेंगे, इसके लिए ठीक ठाक राशि भी कहीं बैंक में, एफडी में, लॉकर में कहीं पैसा रखेंगे। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसके पास रहने के लिए साफ पृथ्वी, पीने के लिए साफ जल, श्वास लेने के लिए साफ हवा, इनमें से कुछ होगा क्या? उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं क्या? ये जब कनेक्ट पीपल एट लार्ज इसको समझ लेंगे तो ये हमारी समस्याएं अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारा बीमार होने का क्रम, जैसे मैंने अभी कहा कि बीमार होने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, शरीर हमारा बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। तो जब हम उस वक्त चलेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और जब ठीक हो जाएंगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लंबा जीवन जी पाएंगे, एफर्टलेस जीवन जिएंगे। सही कह रहे हैं। तो जैसे आपने अभी खाने की बात की, तो जिस हिसाब से फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ गई है, और मुझे तो ऐसे लगता है कुछ समय बाद चूल्हे जो हैं वो बंद हो जाएंगे घरों में, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि मैं सुबह सुबह भी देखती हूँ कि सुबह भी मोटरसाइकिल में आ रहे हैं जी, पता नहीं नाश्ता देने आ रहे हैं, रात को 2:30 बजे बच्चे मंगा रहे हैं, 2-2, 2:30 बजे। अब बताइए, और वही बच्चे जिम जा रहे हैं सर जी, जिम जा रहे हैं। यानी उनको ये भी ख्याल है कि हमें जिम जाके अपनी बॉडी बनानी है, लेकिन जब वो ये फास्ट फूड खा रहे हैं और धड़ल्ले से खा रहे हैं,
उसमें उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि मजे करने हैं तो फास्ट फूड खा लेते हैं। दाल चावल रोटी से अब काफी कोसों दूर हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि आज की पीढ़ी को कहीं ना ये विषय शुरू हुआ है विदेशों से, जहाँ पे कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से, और क्योंकि देखिए वहां पर बात जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उनकी जीडीपी क्या है कि कितना मटेरियल बिका जी, तब वो जीडीपी डिफाइन करते हैं। भारत की व्यवस्था ऐसी कभी थी नहीं, यहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम। मैंने गेहूं उगाया, आपने कपास उगाई, किसी ने गन्ना उगाया, तो मैं आपको 2 सेर गेहूं देता हूं, उसके बदले में कितना सूत ले सकता हूं। मेरे पास कुछ चीज एक्सेस में है तो मैंने गन्ने वाले को, जिसने गन्ना उगाया, उससे गुड़ ले लिया और उसको कुछ सामान दे दिया। हाँ जी। और वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होता। जो विदेशी सिस्टम है वो कहते हैं कि साहब आपकी जीडीपी तो बहुत नीचे है। असल में हमने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो हम धीरे धीरे जो पश्चिम की नकल करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर ये हो गया कि आप चीजें कितनी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं जी। हम वहां पर वो लीनियर इकोनॉमी के माध्यम से चल रहे हैं। हालांकि अब जागने लगे हैं, धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है कि हम कितना नुकसान कर चुके जी। लेकिन जब आप इस ओर बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ध्यान में आना शुरू होगा कि हम अगर, जैसे एक हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो कुछ उसमें विद्यमान है, चाहे वो साफ हवा है, साफ पानी है, साफ धरती है, अन्य अवयव हैं जो भी उपलब्ध है, या वो प्रदूषित है जी, उतना ही हमारे शरीर में भी है। तो हम जब उस और अब पहले तो देखिए क्या होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये जो हमारी पीढ़ी है, ये पीढ़ी समझ जाए, हमारे घरों का वातावरण वैसा बनना शुरू हो जाए, जब वो ठीक होना शुरू हो जाएगा तो बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। एक छोटा सा एक किस्सा आपके ध्यान में कराता हूँ। एक बार एक ट्रेन में कुछ माता पिता, कुछ बच्चे ऐसा ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कपल ने देखा कि सामने एक बच्चा बैठा है और वो थोड़ी देर बाद वो किताब उठा के पढ़नी शुरू कर दी, और जब वो उसको नींद आई उसने पुस्तक रख दी। तो जो माता पिता थे उन्होंने सामने वाले कपल से पूछा कि आपका बच्चा पुस्तक क्यों पढ़ता है भाई? मतलब हम तो अपने बच्चे को बहुत कहते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, कभी नहीं पढ़ता, इसका इंटरेस्ट नहीं, जब देखो मोबाइल। आप पढ़ते हैं? बस एग्जैक्टली हियर लाइज द प्रॉब्लम कि हम जो करते हैं अब हम बच्चों को अगर उस और उनका ध्यान कराने लगेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का भी इस और के भाई सेहत को अपनी को ठीक रखना है। बिल्कुल। अब अगर आप उसको लीवरेज देते रहेंगे तो चीजें खराब होंगी। अब जैसे आपने अभी जीडीपी की बात करी, देखिए सब कुछ एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी हम वापस एनवायरनमेंट पे आ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे आपने जीडीपी की बात की, बाहर के देशों की बात की, तो अगर विकासशील देश से हमें विकसित देश बनना है भारत को, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अब हम बनेंगे और हम उस राह पर आगे बढ़ भी रहे हैं, तो यही तो राह है, इसे तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले हम साल में एक बार कपड़ा खरीदते थे, दिवाली पे, याद है आपको? जी बिल्कुल। या जन्मदिन पे एक कोई फ्रॉक मिल जाती थी या कोई ड्रेस मिल जाती थी। लेकिन आज की तारीख में आप हर हफ्ते कहते हैं चलो शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। वो भी तो एनवायरनमेंट से जुड़ा है। आप सामान खरीद के ला रहे हैं, आप कंज्यूम इतना कर नहीं पा रहे, फिर आप उसको कहाँ फेंक रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर वो किस में मिल रहा है? आप सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डाई हो रहा है। हाँ। जीन्स डाई हो रही हैं, कपड़े डाई हो रहे हैं, वो डाई कहाँ जा रहा है? तो ये सारा कहीं ना कहीं एक ऐसा चक्र है जो जिसके विशियस सर्कल विशियस सर्कल है जी, जिसके बीच में। अच्छा, अभी जैसे बात की, अभी पोल्यूशन की भी बात हमने की, ये की, तो यमुना नदी की बात करते हैं जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कई सरकारें आई, बहुत बातें हुई इस पर कि हम साफ कर देंगे और आप देखिएगा अब ये होगा और वो होगा। लेकिन जब भी छठ पूजा होती है और हम टीवी पर देखते हैं, महिलाएं जो हैं वो पूजा करती हैं, उन्हें 2 बार जाना पड़ता है नदी में। जी, जी, जी। यहाँ तक पानी 2 बार अर्घ देना होता है ना, सूर्य को अर्घ देना होता है। दिन में 2 बार, 2 बार छठ पूजा में 2 बार अर्घ देना होता है। जी, जी, जी। जहां तक मुझे पता है, वो तो कोई अगर
करती हैं। मैंने उन कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूं, तो यहाँ तक पानी में खड़े होकर के अर्घ देना, और ये नित्य प्रति का 7 दिन का प्रोसेस है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम जब टेलीविजन पर देखते हैं तो जहाँ झाग होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, अब अपनी आस्था है ना, आस्था है, बिल्कुल, तो वो उसमें पानी में भी, पोल्यूटेड पानी में भी उतर जाती हैं। तो मैं ना, मेरे दिल के बड़ा करीब है, मेरे दिल की एक तमन्ना है कि मरने से पहले मैं अपनी यमुना को पूरा निर्मल देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। आपका क्या टेक है इस पर? मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगा जी। आपको मैं अब से कोई 5-6 साल पीछे लेके जाता हूँ। जी। कोरोना आया, बिल्कुल, वो त्रासदी हम सब ने झेली। अब उसमें जब पहला लॉकडाउन लगा तो 3-1 महीने बाद एक विषय ध्यान में आना शुरू हुआ, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो इस विषयों पे ध्यान थोड़ा सहज रूप से जाता है। जी। हमने सुनना शुरू करा कि साहब AQI बहुत बेटर हो गया है, इट वॉज बिलो 50। रात को आसमान भरा हुआ दिखता था तारों से, नीला दिखता नीला था। आसमान दिन में। हाँ, ठीक है, यमुना जी बिल्कुल साफ। बिल्कुल। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हमने करा कि यमुना जी साफ हो गई, आसमान साफ हो गया, है ना, और AQI भी बेटर हो गया, हवा साफ हो गई। एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, Exactly. हमने कुछ किया ही नहीं। Exactly. हमने There you are. प्रकृति को छेड़ा नहीं, और हम प्रकृति से थोड़ी सी दूरी बना के रहे। बिल्कुल। और हमने अननेसेसरली, वो कहते हैं ना कि डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन, तो वही वाली बात हो गई कि हमने वो उंगल देना बंद कर दी। So nice, great. तो अब मैं उसी पे आता हूं। तो क्या है कि एक छोटा सा एक वो है कि आप जब शांति की बात, आप कह शांति को फैलाना है जी, अरे आप अशांति फैलाना बंद कर दो ना, शांति तो अपने आप हो जाएगी। आप व्यवस्था की बात मत करिए, आप चीजों को अव्यवस्थित करना बंद कर दीजिए, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, स्थितियां सारी व्यवस्थित हो जाएंगी। आप नदियों की सफाई की बात मत करिए, आप उनको गंदा करना बंद कर दीजिए। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं यमुना जी के साथ। माँ यमुना इस समय पर सत्यता यह है कि ICU में है, बिल्कुल, मतलब वेंटिलेटर पर है, ऐसी स्थिति में है। कारण क्या है? दिल्ली में आपके ध्यान कराता हूं, दिल्ली में अपना वजीराबाद से लगभग 15 किलोमीटर पीछे पल्ला गांव से यमुना जी एंटर करती है। वहां का पानी देखिए आप, ऐसे आचमन कर सकते हैं उसका। अच्छा जी। और लगभग 54 किलोमीटर की अपनी जर्नी पूरी करके दिल्ली में, और जैतपुर गांव से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। जी। अब इस पूरी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ में लगभग 22 नाले इसमें गिर रहे हैं। उसमें से ऐसा जानकारी में आता है कि 4 नाले हैं जिनका पानी कुछ ट्रीटेड है, 18 नालों का पानी अनट्रीटेड है। अब जब उसके अंदर लगातार गंदा पानी गिरेगा तो क्या होगा? यमुना जी कैसे साफ करेंगे? तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नालों को ट्रीट करना है। नदी तो अपने आप, नदी जो है वो तो खुद पे खुद साफ हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे अभी केंद्र सरकार की एक योजना है उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत, IIT दिल्ली ने इसको इनिशिएट किया है जी। और मैं एक संस्था से जुड़ा हूं, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। तो हम मिलकर के प्लस कुछ पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर 60-65 कॉलेजेस हैं, इन सबको जोड़ करके हम इस मॉडल पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम यमुना, जो आपने कहा, जो आपका सपना है वो हम सबका भी सपना है, और ऐसा मान के चलता हूं कि लगभग हर दिल्ली वासी का सपना है कि किसी दिन, और आपको ध्यान कराऊंगा, आज से कुछ लगभग 100 वर्ष पहले ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि यमुना में डॉल्फिन थी, यानी पानी इतना साफ था। और आपको पता है अभी आज की तारीख में डेड जगह है वो, जहां पे मच्छी तक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो अब इसको साफ करने के लिए क्या है कि हम अलग अलग फॉर्मूलाज ट्राई कर रहे हैं, और उसके लिए जैसा आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि हम यमुना नदी में गंदे पानी को गिराने के सोर्सेज बंद कर दें। जब हम उनको बंद कर देंगे तो जो पीछे से साफ पानी आ रहा है तो साफ पानी बहता हुआ चलेगा, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। ये मुझे ऐसे लगता है दिल्ली का जो एक ये स्ट्रेच है यमुना का, आई थिंक इट इज 52 किलोमीटर्स, 52 से 54 किलोमीटर के आसपास है सर। जो 52 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है दिल्ली से, अब एक नाला यहाँ से नजफगढ़ से आता है जी, फिर वजीराबाद से। आपको मैं एक क्षण के लिए रोकूंगा, वो नाला नजफगढ़ रेंज जिसको दुनिया कहती है, वो असल में साहिबी नदी है। वो नदी थी जी,
लेकिन अब वो नाले में नाला बन तब्दील गई, हो गई है, बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, जी जी। नाला ही कहेंगे अब। हाँ जी, और इन नालों को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल। है। तो अभी जो यमुना नदी की सफाई का जो अभी ये जो सरकार है इसने कार्यक्रम बनाया है, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है लगभग कितना समय लग जाएगा कि ये पानी कम से कम नहाने लायक तो हो जाए, मैं पीने लायक नहीं कह रही हूँ, नहाने लायक हो जाए? देखिए, ये केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जी। और इस पे बहुत सारी संस्थाएं काम भी कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओज भी इस पे लगी हैं। हम लोग जो हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से एज अ कैटलिस्ट बहुत सारी इन सब संस्थाओं को जोड़ करके जी। और कैसे इसको साफ कर सकते हैं। अब इसका आपका प्रश्न है कि कितना, तो इसमें जितनी जल्दी हम वो जो 18 नाले हैं जो इसमें लगातार अनट्रीटेड वाटर या सेमी ट्रीटेड वाटर गिर रहा है उसको रोक पाएंगे। तो कुछ समय पहले मेरा कर्णावती, जिसको दुनिया अहमदाबाद के नाम से जानती है, वहां जाने का संयोग बना। तो वहां पर साबरमती रिवर फ्रंट बहुत अच्छा रिवर फ्रंट बना है। तो वहां पर देख करके एक अलग अनुभूति आती है। और वहीं से मेरे दिमाग में कल्पना ये भी आती है कि क्या दिल्ली में हम यमुना फ्रंट, तो केंद्र सरकार ने भी इसकी बात करनी शुरू की है जी। तो लगता है कि 2 या 3 सालों में हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है। पिछले लंबे समय से इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया, और अगर किया गया तो उस शिद्दत से नहीं किया गया जिस शिद्दत से किया जाना चाहिए था। आप 2 या 3 साल कह रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 से 12 साल होने चाहिए, लगने चाहिए जिस हिसाब से। क्योंकि देखिए, आप अभी नालों को बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं तो जाएंगे, इंडस्ट्री वेस्ट जो है वो कहाँ जाएगा फिर? उसके लिए बहुत से लोग नाराज भी होंगे। बिल्कुल। उनको आपको पैसिफाई करना पड़ेगा, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, और हर चीज का कहते हैं सोल्यूशन होता है, उनको वो सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता 10 से 12 साल से कम लग पाएगा, लेकिन एनीवे देखिए, जब पॉलिटिकल विल बनती है जी तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी। मेट्रो बननी शुरू हुई जी। हमने सोचा था अगर हम आज से 20 साल पुरानी बात करते हैं तो मेट्रो दिल्ली में ऐसा एक जाल बन जाएगा मेट्रो का, और लगातार बढ़ रही है। आपको पता है जब मेट्रो, जो पहली मेट्रो आई थी जी, कितने परिवार सिर्फ और सिर्फ मेट्रो को देखने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और वहां से फिर वापस। एग्जैक्टली। तो देखिए क्या है कि जब मनुष्य एक विचार कर लेता है जी, और स्पेशली जब पॉलिटिकल विल बन जाती है तो कुछ भी किया जा सकता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये कि जो नाले गिर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करना जी, और इंटरसेप्ट करने के बाद उनको ड्यू ट्रीटमेंट के बाद इसमें इंट्रोड्यूस करना। इनफैक्ट अभी मैं हाल फिलहाल टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि 2023 में जब स्तर बढ़ता है, मानसून है तो स्तर बढ़ता है पानी का, तो 2023 में तो घरों तक पानी आ गया था जो घर वहां आसपास हैं। लेकिन इस बार ये खुशी की बात है कि काम शुरू हो गया है कि वो जो पानी का स्तर है उस स्तर ने सीढ़ी को भी ढांका नहीं है जी। तो यानी कुछ काम शुरू हो चुका है और एक बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ी होप है। लेकिन आपने अभी ये कहा कि पॉलिटिकल स्तर पर अगर कोई सोच ले तो, लेकिन यहाँ हम नागरिकों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, जो अपने पूजा पाठ का सामान जो है, जो खंडित मूर्तियां हैं, वो आप जाके देखिए, आप यमुना नदी के पास जाके देखिए, भर भर के आपको प्लास्टिक मिलेगा, भर भर के आपको खंडित मूर्तियां मिलेंगी, टूटे हुए जो अपने घर के छोटे छोटे मंदिर होते हैं, खराब हो गया वहीं पे हम सोचते हैं डाल दे। यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 18 या 19 में भी एक ऐसा स्पॉट है, मुझे नहीं पता कि वो नदी है या वो नाला है, आपने क्योंकि मुझे अभी कहा कि वो नदी हुआ करती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहां पे देखा कि भर भर के पूजा सामग्री, और ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, हमें फिर ये केवल आपके दृष्टिकोण और संवेदनशीलता की बात है जी। अभी इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे कुछ साथियों ने एक इनिशिएटिव लिया
और समाज की लगभग 200 संस्थाओं को जोड़ करके यमुना जी के 11 घाट पर सफाई का अभियान पकड़ा जी। 2 घंटे में हमने लगभग 12.5 टन कचरा एकत्र करा। अच्छा। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज यू आर डूइंग इट ओनली फॉर अ डे। यस, नॉट ओनली दैट, आज हमने जब कचरा उठाया अगले दिन फिर उतना ही आएगा, एक महीने फिर, तो दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। केवल एक फ्रंट पे काम करेंगे बात नहीं बनेगी, हमें लोगों को एम्पैथाइज करना पड़ेगा जनमानस में। जैसे हम लोग हमारा एक वाक्य रहता है जिसमें हम कहते हैं कि समस्या नहीं समाधान, विरोध नहीं विकल्प, और आंदोलन नहीं अभियान की पद्धति पर जनमानस को बदलने का प्रयास जब हम वो करना शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा कि मूर्तियां, खंडित मूर्तियां यमुना जी के किनारे पर ढेर के ढेर मिलते हैं। बिल्कुल। अब यहां पर कहीं ना कहीं समस्या हमारे सिस्टम की है। आप सोचिए, एक हिंदू जीवन पद्धति को जीता हुआ व्यक्ति, उसके घर पे कोई मूर्ति खंडित हो गई, अब वो क्या करे? विधान ये कहता है कि आप खंडित मूर्ति को घर पे नहीं रख सकते जी। वो क्या करेगा? वो या तो चोरी छिपे रात को किसी समय पर और ऐसा कहा जाता है कि आप उसको जल में बहा दो। तो जल में बहाने के लिए या तो वो यमुना जी के किनारे जाएगा या तो किसी पेड़ के नीचे रख के आएगा। इनफैक्ट हमारे जो पूजा पाठ की जो विधियां हैं, कितना कुछ ऐसा होता है जो पंडित जी कहते हैं कि जी ऐसे करके इसको जल प्रवाह कर दीजिए, जल प्रवाह कर दो और नमस्कार कर दो जी, उसमें आपका वो पूरा हो जाएगा। हाँ जी, क्या करें? हाँ देखिए, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजों को अपने को थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उनको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा जी। पूजा से जो सामग्री निकलती है जनरली वो बायोडिग्रेडेबल है, जैविकीय पदार्थ है जी। तब क्या था कि जब ये पद्धतियां बनी, जब ये सिस्टम डेवलप हुआ, तब आबादी इतनी नहीं थी जी, हमारी नदियां अविरल बहती थी। बिल्कुल। तो उसके अंदर आपने डाल दिया, वो धीरे धीरे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बाद और वो उसी के अंदर मिल गया जी। अब अच्छा, फिर उसके बाद उस समय क्या था, आप क्या करते थे, आप केवल जो सामग्री है वो आपने प्रवाह कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन में लपेट करके फेंक दिया, पॉलीथीन, समस्या बढ़ा दी। फिर जब मूर्तियों की बात करते हैं तो हमें कुछ समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये जो खंडित मूर्तियां, उसकी एक व्यवस्था देनी पड़ेगी समाज को कि आप ऐसी मूर्तियों को, हमारे मंदिर इनके कलेक्शन सेंटर बने, कुछ संस्थाएं मिलकर के इनको ठीक से निष्पादन। जैसे आपको ध्यान होगा, जब हम अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नवग्रह को बुलाते हैं जी। आप सभी के सभी ग्रहों का आह्वान करते हैं, उसके बाद उनको साक्षी मान करके, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मंदिर हैं उनको एक कलेक्शन सेंटर बन जाएं, कुछ संस्थाएं ऐसी मिल जाएं, कुछ एनजीओज ऐसी मिल जाएं जो कि इनको, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि जब हम पूजा करते हैं तो पहले नवग्रह का आह्वान करते हैं जी। उनको साक्षी मान करके हम पूजा करते हैं और उसके बाद उनको विदा करते हैं। सबसे पहले उनको हाथ जोड़ करके, ये सब जो हमने विधि विधान किया, इसमें हमारे से कोई गलती हुई हो हमें क्षमा करें और अपने लोक में प्रस्थान करें जी। उसी प्रकार से हमारे घर पर जो कुछ संस्थाएं हैं, घर पे जो मूर्तियां हैं, उनको लेकर के हम कुछ ऐसा विधि विधान से इनको विदा करें। देखिए, मूर्ति जो है, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो, पत्थर का टुकड़ा है। बिल्कुल। आपका जब उसके साथ भाव जुड़ जाता है तब वो हमारा विग्रह है, ईश्वर हमारा इष्ट की मूर्ति है जी। आप जब पूजा अर्चना के बाद में उसको विदा कर देते हैं, उसको फिर कुछ संस्थाएं उसको मूल रूप में लेकर के आएंगी, तब वो, मेरे को लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को, जो यमुना जी में जा रहा है, फिर हम जो मंदिर ऐसा विचार करें कि जो भी वहां पर फूल चढ़ते हैं या कुछ और पत्ते हैं, जो भी कुछ उस पे चढ़ता है, उसको जैविकीय खाद में कन्वर्ट करना शुरू कर, खाद में हो जाता है। और अभी आजकल तो मैंने सुना है कि धूप बनता है बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ बहनें कर भी रही हैं, उसको एक जीविका का साधन भी बन सकता है जी। और अगर मंदिर थोड़ा सा भी विचार कर लें, सभी मंदिर इस ओर प्रयास करें, वो इससे खाद बना करके और पैकेट में डाल करके दें कि जी आपके विग्रह, ईश्वर जो हमारे आपके इष्ट हैं, उस पर चढ़ी हुई जो सामग्री है उससे बनी खाद है। बिल्कुल। तो लोग कितने मन भाव से उसको लेकर के जाएंगे। आपने तो एक स्टार्टअप का आइडिया दे दिया जी। कुछ लोग कर भी रहे हैं, है ना जी। इसके साथ हमारे, मतलब हमें जिस ओर बढ़ना पड़ेगा जी,
वो ये है कि हम किसी भी प्रकार का कचरा फैलाने से रोकें। अब कचरा क्या है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन हमारे मंदिर जो हैं वो जीरो वेस्ट बन सकते हैं क्या? हमारे घर जीरो वेस्ट बन सकते हैं, हमारी कॉलोनियां, हमारे परिसर, हमारा वर्किंग प्लेस जीरो वेस्ट हो सकता है क्या? हमें उस ओर बढ़ना पड़ेगा, तब यमुना जी साफ होगी। उस ओर बढ़ना भी पड़ेगा। और दूसरी बात, मुझे तो ऐसे लगता है प्लास्टिक की मूर्तियां बननी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लास्टिक की मूर्ति का कोई औचित्य नहीं है। आप मिट्टी की मूर्ति बनाए, खंडित हो जाए, मिट्टी में ही मिल जाए वो। पीछे ऐसा कुछ प्रयोग शुरू भी हुए हैं। उन्होंने जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई, आप उसके बाद किसी एक बड़े बर्तन में आप उसको रख दीजिए पानी डाल करके, और वो मिट्टी में उसमें पानी में मिल गई, उसके बाद उसको गमलों में चढ़ा दीजिए। गमलों में आप गणेश चतुर्थी आ रही है, देखिए जी, बहुत सारे लोग अब यही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि टब लिया और उसी में विसर्जित कर दिया, क्योंकि ये जब हम प्रवाह करते हैं पानी में तब बहुत फिर उसमें भी पोल्यूशन होती है, बहुत जबरदस्त पोल्यूशन उसके ऊपर पेंट है। क्योंकि आपको नेचर के पास फिर वही विषय आएगा कि नेचर से जितना कनेक्ट होंगे आप नेचुरल कलर्स यूज करना शुरू कर दें। जी जी, है ना? और ऐसे पदार्थों से ये बनाना शुरू कर दें जो कि सहज रूप से प्रकृति में वापस मिल सके। बिल्कुल, आप प्रकृति से लीजिए, उपयोग के बाद प्रकृति को लौटा दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मुझे ऐसे लगता है सरकार को थोड़ा सा इस विषय पर भी अब स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक ऐसा सिस्टम हो जाए कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है कुछ है, हमें ये पता है हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें एक जगह बनी हुई है, हमें वहाँ डालना है। जो हमारे फूल हैं, माला है, हमें पता है कि यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमें पता है कि हफ्ते में एक दिन गाड़ी आएगी और वो लेके जाएगी। बिल्कुल। तो ये कहीं ना थोड़ा से रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि वो आदत में शामिल हो जाएं। रूल्स अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन समाज को जागरूक होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, अब ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अब जब जिसने नहीं पहननी हेलमेट वो नहीं पहनेगा, तो वही वाली बात रूल्स तो हैं जी जी। लेकिन अब जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जी, ये बहुत विस्तार से दिया हुआ है। कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? उसके ऊपर पेनल्टी भी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए रूल जो है ना, दे एक्ट एज अ डेटरेंट, लेकिन एक्ट तो हमें करना है। दिल से बात निकलनी चाहिए पुनीत जी, और वो दिल से बात कुछ लोगों की निकलती नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा। हम कचरे की बात करते हैं, अब कचरा है क्या एक बार उसको समझ लें। हमारे पास क्या निकलता है? फलों का फल और सब्जियों के छिलके जी, ठीक है। वो आप टेबल पर अगर आपके पास कुछ फल कुछ ऐसा सब पड़ा है, आपने उसका जो खाद्य पदार्थ आपने सेवन कर लिया, आपने उसको खा लिया, बाकी टेबल पर क्या बचा? वो छिलका है, वो छिलका ही कहलाएगा। लेकिन जब आप उसको डस्टबिन में और चीजों के साथ मिक्स कर देंगे तब वो कचरा कहलाना शुरू करता है। एग्जैक्टली। ठीक। तो पहला पार्ट ये कि हम इस कचरे को जो जैव की है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको खाद कंपोस्टिंग बनानी शुरू कर दें जी। पार्ट 1। उसके बाद हमारे घर से क्या निकलता है? पेपर, गत्ता, रबड़, प्लास्टिक, मेटल, कांच, इसमें से कौन सी चीजें जो नहीं बिकती? सब बिकती। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि वो चीज कचरा है जिसका कोई मोल नहीं है। राइट। तो इसको आप एक कल्पना करिए कि आप हर रोज 5 रुपए 10 रुपए का एक नोट कूड़े के डिब्बे में डाल रहे हैं, तो पिछले 50 सालों में घर के सब लोगों को अगर जोड़ लें कितने लाख रुपए हम कचरे में डाल चुके। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। इफेक्टिवली हमारे पास केवल जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो बच्चों के डायपर्स हो सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो सकते हैं, दवाइयां जो बची हुई हैं या उनके रैपर्स हैं, इंजेक्शन, बस केवल वो वेस्ट है जिसको कि इंसिनरेट करना पड़ेगा। राइट। बस उसके अलावा तो कचरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ। तो फिर ये 4R या 5R का कंसेप्ट आता है कि आप सबसे पहले जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, पॉलिथीन की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा एक दानव रूप में हमारे जीवन में एक्चुअली। और मैं तो पता नहीं कितने सालों से सुन रही हूँ प्लास्टिक बैन होने वाला है, प्लास्टिक बैन हो गया, लेकिन जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो भर भर के प्लास्टिक बैग्स में लेकर आते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि सब्जी लेने जा रहे हैं, एक थैला ले जाएं, कपड़े का थैला ले जाएं। और आप यकीन मानिए पुनीत जी, मैं तो अपने FM शोज में इतना बोलती हूँ कि आप अगर स्कूटी चलाते हैं तो आप अपनी डिक्की में एक थैला रख छोड़िए ना, हमेशा के लिए, कभी भी काम आ सकता है। आप कार में जाते हैं, कार में एक डिक्की में थैला रखिए,
कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी इमरजेंसी के लिए हम स्टेपनी भी तो रखते हैं ना गाड़ी में, बिल्कुल। तो उसी तरह एक थैला हम रख सकते हैं। वही फिर क्या है कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम थैले पन्नियां भर भर के घर लेकर के आते हैं, तो थैला एक अच्छा विकल्प है। आप क्या है कि 4R की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो रिफ्यूज, मैं अपने साथ, मैं कहीं पे कुछ खरीदी करूंगा तो पॉलिथीन नहीं लूंगा, आई विल रिफ्यूज इट। अब गलती से मेरे पास आ गया तो मैं उसको रीयूज करूंगा, राइट। ठीक है। उसके बाद अगर उसका यूज है उसको रिड्यूस कर सकता हूं क्या। फिर तीसरा चौथा है रिसाइकल करना। तो जब आप इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अब जैसे नरेटिव की बात, मैं जनरली एक बात पूछता हूं कि आज एक चलन में है हर कोई जीन्स पैंट पहनता है, एक सस्ती सी एवरेज 600-700 रुपए की आती है, थोड़ी महंगी 1000-1200 रुपए तक की आ जाती है। फटी हुई पैंट कितने की आती है सीमा जी? 5-5 हजार की। एग्जैक्टली तो क्या है कि एक नरेटिव सेट हो गया, तो हम थैले का नरेटिव क्यों नहीं सेट कर सकते भाई? राइट। तो हमें उस पर बढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ नरेटिव्स। और क्या होगा, एक बहन को जानता हूं, उन्होंने ऐसा एक सिस्टम शुरू करा, जब भी जाती थी अपने साथ 2 थैले लटका करके चलती थी जी। और उन्होंने मेरे को बताया कि पुनीत जी, मेरे को लोग थैले वाली बहन जी बोलते हैं। ये आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है। आज उनके ब्लॉक की जहां वो रहती हैं, उनके साथ कितनी बहनें वैसा थैला लेकर के चलने लगी। फिर कुछ संस्थाएं हैं जहां ये अपने जगह जगह पर छोटी छोटी मार्केट लगती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करते हैं। राइट। एक दिल्ली में एक स्थान है, वहां पर मेरी वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने क्या करा, कुछ काउंटर्स ऐसे बना दिए, वहां पे दुकानों के आगे डिब्बे रख दिए गत्ते के, आपके पास अगर एक्स्ट्रा थैला है तो आप उसमें डाल जाइए, और आपको थैली की आवश्यकता है शॉपिंग करते हुए, नहीं थैला तो वहां से ले जाइए। तो हमें ऐसे मानस के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे विचार के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये जो पॉलिथीन नाम का दानव हमारे जीवन में घुस गया है उससे तब बच पाएंगे, जो हमारे ड्रेन्स को भी ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नहीं निकल पाता है, निकासी नहीं हो पाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें जोड़ता हूँ। कुछ समय पहले, गत वर्ष की बात है जी, मनाली मेरा आना जाना कुछ अपने काम से रहता है, तो वहां पे रास्ते में डैम है, पंडोर डैम के नाम से बोलते हैं। जब बाढ़ आई वहां पर, तो वहां से जब बाढ़ खत्म हो गई, पानी निकला, तो वहां पे पॉलिथीन और बॉटल्स ढेर पड़ा था, ढेर। इट वॉज शॉकिंग। फिर हम उसी के साथ अगर आप दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, तो दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के ढेर हैं, हम उसको कूड़े के पहाड़ कह सकते हैं। बिल्कुल ना, गाजीपुर में है, भलसवा में है और ओखला में है। बिल्कुल। तो इसको कौन ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी? क्या केवल सरकार की? सरकार हमें कहती है कि आप गीला कचरा अलग रखिए, वो तो आप अपने पास अलग कर दीजिए, सूखा जो मटेरियल है, मैं उसको कचरा नहीं कहूंगा, जो सूखा मटेरियल वो बिकता है, रिसाइकल हो सकता है, वो हो जाए, तो वहां पे क्या जाएगा? तो इफेक्टिवली केवल 1 से 2% मटेरियल वहां पहुंचेगा जितना आज जा रहा है। एग्जैक्टली। एंड टू कोट, आज 11,000 टन पर डे कचरा इन लैंडफिल्स या जो ये स्थान है वहां पर जा रहा है। तो क्यों हमारा वातावरण खराब नहीं होगा? क्यों हम बीमार नहीं पड़ेंगे? हम खुद ही तो खराब करने पे तुले हैं, खुद बीमार हम होना चाह रहे हैं। तभी मैंने कहा कि बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ईश्वर ने नहीं किया। यहाँ पर देखिए, हमारी जब बातचीत शुरू हुई थी तो हमने स्कूलों की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी। अब घुमा फिरा के ये बात आ रही है कि ये जब बच्चा पढ़ाई करता है, अपनी करिकुलम जो है उसमें कहीं ना कहीं, एक पहले हम मॉरल साइंस पढ़ते थे स्कूल में, मॉरल साइंस होती थी, जरा सोचिए जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये जो जरा सोचिए है दोबारा आना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को ये सब चीजें बतानी चाहिए, ताकि जब बच्चा है वो अपनी माँ को रोके कि मम्मा थैला नहीं लिया आपने, थैला लेके चलो। तो यही सारी बातें। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का एक अभियान लिया था जी, तो उसके बाद कितना बड़ा बदलाव आया कि ऐसे बहुत दृष्टांत सुनने को मिले कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अगर वो चलती कार से कुछ फेंक रहे तो रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपने बीच में एक बार कहा था कि लगातार हैमरिंग या लगातार उनको याद कराना, ये करना पड़ेगा। अच्छा पुनीत जी, अब हमने इतनी सारी तो बातें कर ली, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न जिसका बहुत बड़ा और गहरा जवाब हो सकता है कि हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरीके से ढालें या किस तरीके से आगे बढ़ाएं कि हम इन सभी चीजों से
जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उनसे दूर हो सके? बहुत संक्षिप्त में अगर जवाब दूं तो हमें क्या है कि अपने लिए कुछ बैरियर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे हम सो कॉल्ड पेपर कप यूज करते हैं, मेरे साथ हाथ में एक पेपर कप है जी, है ना, हम बड़ी चुस्कियां लेकर के बड़ा स्वाद में चाय पीते हैं, भूल जाते हैं कि इसके अंदर पॉलिथीन की लेयर है, एक लेयर है जो प्लास्टिक की। कैंसर का कारण बनती है। एग्जैक्टली। है ना। हाँ, फिर हम कुछ यूज पॉलिथीन की यूज करते हैं, तो एक ये मटेरियल जी, है ना, इसको बोलते हैं MLP, मल्टी लेयर पॉलिथीन। ठीक है। है ना, इसको कैसे संभाल कर सकते हैं, इसको जमीन पर फेंकने से बच सकते हैं क्या, इसके ऊपर विचार करना। तो अपने जीवन में जो बदलाव ला सकते हैं क्या, हम अपने साथ जनरली मैं अपने साथ ही गिलास लेकर के चलता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। ठीक अच्छा। है, या और अपने साथ ये स्टील की बोतल। जी, तो हम प्लास्टिक की बोतल से जितना बचेंगे, किस लिए बचना, अपने लिए बचना, क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है ये दिमाग में एकत्र होकर के हमारे लिए डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप प्रॉब्लम्स और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो क्या है कि वो छोटा सा बदलाव हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा। आपने जैसे कहा थैले का बदलाव है, थैला लेकर के चलें, हम स्टील का प्रयोग करना, यानी रिसाइक्लेबल जो मटेरियल है, जो मल्टीपल यूज मटेरियल हैं, हम उनको यूज करने शुरू करेंगे तो मेरे को लगता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और जब हम अपने को स्वस्थ रखेंगे तो समाज धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। इनफैक्ट मेरे को एकदम से अभी आपसे बात करते करते एक आइडिया आया है, और मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ। क्या होता है, हम कई बार जाते हैं ना डोसा पैक करवाने, जी, तो वो सांबर जो है वो प्लास्टिक के एग्जैक्टली उसमें जी, थैली में देते हैं और उसमें रबर बैंड लगा देते हैं, और हम वो गरम गरम सांबर, हम ये नहीं देखते कि दुकान से लेकर घर तक जब तक हम आ रहे हैं वो इतना गर्म सांबर जो है या दाल है या वॉट एवर इट इज, वो प्लास्टिक के अंदर है, वो और चला वो गया प्लास्टिक उसके लीक अंदर, आउट हो रहा है उसके अंदर, वो चला गया जो जाना था उसके अंदर। तो हम क्यों ना अपना स्टील का कुछ एग्जैक्टली लेकर वो चले। पुरानी जो पद्धति थी। और इसी में मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के यूथ को एक चीज कहना चाहूंगा। मैं जी। किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पैकेज फूड हमारे घरों में आ रहा है अलग अलग कंपनीज के माध्यम से, वो जो पैकिंग मटेरियल है वो सारा प्लास्टिक है। राइट। गरम खाना पैक हो रहा है, तो हम कितना नुकसान अपना कर रहे हैं, क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में आकर के, एक अध्ययन हुआ है उसमें ऐसा पाया गया है कि हम ऑन एन एवरेज एक सप्ताह में 5 मिलीग्राम प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। ओ गॉड। और वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में जाके एकमुलेट हो रहा है। और ये सोचिए कि जो माएँ हैं, जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, कल को जब वो माँ बनेंगी तो वो बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। एग्जैक्टली। सोचिए जरा। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी तो बात हम बोली है। एक छोटा सा एक बदलाव ला करके अपने से शुरू करें, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने साथियों को Right. विचार देना शुरू करें। और जैसा पहले ध्यान कराया कि हरित घर, यानी आप पानी बचाने के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। Right. धरती को बचाने के लिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स है, आप केमिकल फ्री लाइफ की ओर बढ़ें। बिजली जहां पर आवश्यक ना हो उसको बंद कर दें, अननेसेसरी क्यों जलानी। और पशु पक्षियों के लिए भी हम खाने की चिंता करें, क्योंकि एक सर्कुलर जो सिस्टम है, प्रकृति ने पूरा एक सर्कल दिया है। क्योंकि जंगलों के अंदर कहीं पे आपको कचरा नहीं दिखता जब तक ह्यूमन वहां पर नहीं जाता। राइट। है ना। तो प्रकृति में कूड़े नाम का शब्द नहीं है, प्रकृति डजंट नो इट। तो हम जब उस ओर बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। जरूर होंगी। जी। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारी सीमा जी की जरूरत है, जो इस विषय को बहुत दूर तक फैला सकें। और ऐसे शो आप करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये विचार बहुत जल्दी सामान्य जन तक पहुंचेगा, और सामान्य जन जब जागरूक हो जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनफैक्ट उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कह दूं, जैसे पुनीत जी ने कहा कि बहुत सारी सीमा चाहिए और बहुत सारे पुनीत चाहिए, लेकिन मैं पुनीत जी आपको बता दूं कि मेरी जो ऑडियंस है इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और जो मैं कहती हूँ वो ये करते हैं। बहुत सुंदर। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी हाथ जोड़कर कि आप जब भी कभी शॉपिंग के लिए जाएं तो आप अपने बैग में, अपने पर्स में एक छोटा सा थैला रखिए कपड़े का, और यूज करिए उसको। कोशिश कीजिए प्लास्टिक जो है उसे अपनी जिंदगी से धकेलने की कोशिश कीजिए। और ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम अगर कोशिश करें तो हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम विदेशों में जाते हैं ना साथियों, तो हम बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक कि हम कपड़े भी उस हिसाब से पहनते हैं कि बाहर ये नहीं चलता, हमारे देश का ये नहीं चलता। लेकिन जब हम अपने देश में होते हैं तो अपने देश में हम
ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करते, प्लास्टिक भी यूज करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ही ये बारे में सोचना होगा। और मैं इस उम्मीद में हूं कि इस एपिसोड को सुनने के बाद अगर 2% भी लोगों में बदलाव आया तो हम समझेंगे कि हमारा ये एपिसोड और हमारी ये बातचीत सफल रही। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक है ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है जी। तो बस आपका धन्यवाद करना है कि आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं हमसे। एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, और हम अभी खरा में आगे बढ़ रहे हैं। बस साथ दीजिएगा। इसी तरह हम एक अगला एपिसोड भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।